हम भी नहाए नहीं उसमें और उसको शुद्ध रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर आदमी पानी उबाल के नहीं पीता। इसलिए उसको स्रोतों को शुद्ध रखना अति आवश्यक है, ताकि हम जल से होने वाली विभिन्न बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। जल को घर में अपने रखते हैं तो शुद्ध बर्तन में उसको ढाँक कर रखें और अच्छे से साफ बर्तन हो, और उसको पानी निकालने के लिए हम किसी चीज़ जो डंडी वाली हो, हैंडल वाली हो, उसका उपयोग करें। डायरेक्ट पानी को हाथ से टच ना करें, या नीचे टोंटी लगी हो उसके द्वारा हम पानी लें ग्लास में और फिर उसका सेवन करें। ये हमें सावधानियाँ घर में पानी स्टोर करने के समय रखना चाहिए। और दूसरा, पानी को शुद्ध करने के लिए अपने जल स्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर या घर में क्लोरीन की गोलियों का उपयोग भी बहुत आवश्यक हो जाता है। उससे ये कीटाणु जो कि बीमारी फैलाते हैं, उनसे हम रोग मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें घर में जैसे 20 लीटर का एक मटका या घड़ा है, उसमें हम एक आधे ग्राम की गोली को पीस के उसमें डाल सकते हैं और आधे से 1 घंटे का नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रदेश में वृक्षारोपण के ऐतिहासिक अभियान का हुआ आगाज। नर्मदा कछार के 24 जिलों में लगाए गए 6 करोड़ से ज्यादा पौधे। प्रधानमंत्री ने देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से की अपील, कहा कालेधन के खिलाफ लड़ाई में करें सहयोग। जीएसटी के बाद सीए बिरादरी की भूमिका को बताया अहम, और युद्ध के माहौल में भारत की जनता को सेना की जरूरत की ओर ध्यान देना जरूरी। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सांसद आर.के. सिंह ने किया आह्वान। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश आज पर्यावरण और नर्मदा नदी को बचाने के लिए महाअभियान का साक्षी बन रहा है। प्रदेश में एक दिन में ही एक साथ 6 करोड़ 67 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए नर्मदा कछार के 24 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। इस दौरान लगभग 2 दर्जन से ज्यादा किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें फलदार और छायादार किस्मों के आम, आंवला, नीम, पीपल, बरगद, महुआ जैसे पौधे शामिल हैं। इन पौधों के रोपण के साथ मध्य प्रदेश गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले अनूपपुर जिले के अमरकंटक में पौधरोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार, एमएसएमई राज्य मंत्री संजय पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अमरकंटक में पौधरोपण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मां नर्मदा के अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाना होगा। सीएम ने विश्व के प्रत्येक व्यक्ति से उतने पेड़ लगाने का आह्वान किया जितनी मात्रा में वो अपने जीवन में ऑक्सीजन लेता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब हर सरकारी कार्य की शुरुआत पेड़ लगाने से की जाएगी। उन्होंने लोगों से हर साल 1 पेड़ जरूर लगाने की अपील भी की। शिव कन्या है, लेकिन पेड़ों की जड़ों का प्रसाद भी है। ये अमरकंटक हम देख रहे हैं, यहाँ के साल के घोर घने जंगल, ये वर्षा जल अवशोषित करके बूंद बूंद पानी जो छोड़ते हैं जड़ों के माध्यम से, वो ही नर्मदा मैया की पवित्र धार बन जाते हैं। पेड़ अगर नहीं होंगे तो मैया की धार भी कल कल छल छल कर कर नहीं बहेगी, और इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा निकाली। हम सब संकल्प करें कि नर्मदा की धार अविरल कल कल छल छल करके बहती रहे। इसके लिए पहला संकल्प था कि दोनों तटों पर करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। ये पेड़ लगा रहे हैं हम नर्मदा मैया में जल की धार बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, समृद्धि का आधार है। और दूसरी बात, पेड़ इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी जिंदगी भी हमें बचाना है। ए मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, भारतवासियों, दुनिया के नागरिकों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि इतने पेड़ तो लगाओ कि तुम जितनी ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो तुम्हें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतने पेड़ तो लगा दो। नहीं तो फ्री की ऑक्सीजन ले ली हमने और छोड़ दी कार्बन डाइऑक्साइड,
तो ये पाप होगा, अपराध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार के क्रियान्वयन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका अहम हो गई है। नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी देश के आर्थिक सशक्तिकरण का आधार साबित होगा और टैक्स प्रणाली बेहतर होगी। पीएम मोदी ने जीएसटी लागू करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें उन्हें एक सिपाही की भूमिका निभानी होगी। देश आर्थिक एकत्रीकरण के दौर से एक नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। 2017 का ये वर्ष जब वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट का सपना साकार हुआ है, इस ऐतिहासिक अवसर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। प्रधानमंत्री ने चाणक्य नीति का जिक्र करते हुए कहा कि नया भारत हम सभी के परिश्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। हमारा देश इतिहास के अहम पड़ाव पर है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यह तय करें कि कैसे लोगों को ईमानदारी से टैक्स भरने के लिए प्रेरित किया जाए। चाणक्य ने कहा है, कालाति क्रमात् काल एव फलम पिबति, यानी कर्तव्य का समय टल जाने के बाद समय ही उसकी सफलता को खत्म कर देता है। और इसलिए समय को, इस अवसर को हाथ से मत निकलने दीजिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी पूरे देश का साझा निर्णय है और जीएसटी का बड़ा लाभ भारत को आने वाले समय में मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी का यह कदम पूरे भारत ने उठाया है। हर राजनीतिक दल और सरकार ने इसमें सहयोग किया है। किसी को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कल घबराए हुए दिख रहे थे और इसलिए अपनी डिस्टेंसिंग कर रहे थे। ये पूरे देश का साझा निर्णय है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस निर्णय का एक बहुत बड़ा लाभ इस देश को आने वाले दिनों में होगा और इस देश की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन व्यवस्था में हम उन दोनों को टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने की दिशा में हर साल बढ़ते जाएंगे और उसका सबसे अधिक लाभ एसएससीज को होगा और काफी लाभ आप लोगों को भी होगा। शुक्रवार आधी रात से लागू जीएसटी के तहत राज्य और केंद्र द्वारा 3 विभिन्न अधिनियमों के तहत कर लगाए जाएंगे, जो राज्य जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और समेकित जीएसटी है। टैक्स करदाता को जीएसटी के तहत सभी 3 करों के लिए केवल एक रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होगी। गुड एंड सिंपल टैक्स। सुधाकर दास के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। सांसद और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने कहा है कि आज पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ से युद्ध का डर है। ऐसे में हमें सब्सिडी और अन्य आवश्यकताओं में कटौती कर रक्षा बजट बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। देशवासियों में सेना की जरूरतों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने यह बात राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों एवं सामाजिक दायित्व बोध विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। शहर की पीटीआरआई में हुई संगोष्ठी में छात्र छात्राओं सहित शिक्षाविद और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आगे आने वाले 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष के बाद हमको किस दिशा में चलना है, इसके विषय में चिंतन का कहीं न कहीं अपने देश में बहुत बड़ा अभाव है। स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में बनने वाले इस पार्क का शिलान्यास 3 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शामिल होंगे। इस दौरान वे ग्लोबल कंसल्टेशन ऑन स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री दीपक जोशी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सिंगापुर और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करीब 645 करोड़ की लागत से इस पार्क का निर्माण हो रहा है।
इस ग्लोबल स्किल पार्क में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जहां प्रतिवर्ष 10,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी के साथ छात्रों का प्लेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री श्री जोशी ने बताया कि प्रदेश में बनने वाले ITI कॉलेजों का भी अपग्रेडेशन किया जाएगा और इन्हें विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। उनके साथ यहाँ की लैब में जो बहुत पुरानी चली आ रही थी, ट्रेन बहुत पुराने चले आ रहे थे, घिसे ट्रेन चले आ रहे थे, उनको बदला मान के अनुरूप क्या उसमें सुधार हो सकता वो करने का प्रयत्न किया। लेकिन प्राइवेट ITI जो गुणवत्ता को पहले के प्रभावित कर रहे थे, वो 709 ITI में से 103 ITI बंद करने की मध्य प्रदेश ने सिफारिश की। अभी 15 अगस्त के पहले हम फिर एक अभियान चलाएंगे जिसमें हमारा जो रोजगार की पढ़ाई चलो ITI का जो 5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है उसकी गुणवत्ता और ITI की गुणवत्ता, इन दोनों का हम निरीक्षण करेंगे। और निरीक्षण के साथ निरीक्षण के लिए हम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, उनकी टीम मांगेंगे और टीम मांगने के बाद कैसे उसमें सुधारात्मक कदम और उठाए जा सकते हैं वो उठाने का प्रयास किया। बैतूल जिले की पवित्र नगरी मुल्ताई में मां ताप्ती का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बैतूल के अलावा कई दूसरे जिलों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां ताप्ती की पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान मां ताप्ती की महाआरती की गई, जिसके बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां ताप्ती के जय जयकार लगाते हुए अपनी आस्था प्रकट की। ताप्ती जन्मोत्सव पर दिन भर भंडारे का दौर भी चलता रहा। वहीं शाम के वक्त मां ताप्ती को 821 फीट की चुनरी चढ़ाई गई। ताप्ती नदी के तट पर श्रद्धालु स्नान, दान और पूजन करते नजर आए। वहीं ताप्ती सेवा मंडल द्वारा संत अशोक बाबा के सानिध्य में दुग्धाभिषेक भी किया गया। 4 पीढ़ी से ताप्ती मैया की सेवा करते आ रहे हैं। ताप्ती माँ की इतनी बड़ी महिमा है। ये सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या है। ये आदि गंगा है। जब पृथ्वी पे कोई गंगा नहीं थी तो सर्वप्रथम ताप्ती ने यहाँ पे जन्म लिया और सूर्य के तप से। खरगोन जिले की प्राचीन और पुरातत्व महत्व की धार्मिक नगरी ऊन में किसान संदेश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक बालकृष्ण पाटीदार विशेष रूप से सम्मिलित हुए। इस दौरान विधायक द्वारा कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक श्री पाटीदार ने विभिन्न समाजों की 3 अलग अलग धर्मशालाओं का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों और ग्रामीण जनता के लिए कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की किसान हितैषी योजनाएं कृषकों की आर्थिक सशक्तिकरण का आधार साबित होंगी। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सौजन्य भेंट। प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सीएम ने की केंद्रीय मंत्री से चर्चा। ग्राम विकास की भी विभिन्न योजनाओं पर हुई बात। प्रदेश में 30 अप्रैल 2017 तक अपूर्ण रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल परियोजनाएं आएंगी रेरा के अधीन। भू संपदा नियंत्रण अधिनियम के तहत पंजीकृत कराने पर ही कर सकेंगे प्रोजेक्ट को शुरू। वृहद वृक्षारोपण अभियान के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक पहुंचकर की मां नर्मदा की आरती। प्रदेशवासियों की खुशहाली और प्रदेश को हरा भरा करने की मां नर्मदा से की प्रार्थना। अब फॉर्म भरकर भी पैन से लिंक करा सकते हैं आधार नंबर। आयकर विभाग ने आधार और पैन को जोड़ने के लिए मुहैया कराया एक पेज का फॉर्म। ऑनलाइन और SMS के जरिए आधार पैन जोड़ने की सुविधा भी जारी। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पारित आदेश को भारत निर्वाचन आयोग ने गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजा। आयोग का आदेश विधानसभा और राजभवन में भी पहुंचा। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद आयोग ने की आगे की कार्यवाही। प्रदेश में युवा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने निर्वाचन आयोग का डोर टू डोर अभियान शुरू। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा और पात्र मतदाता फॉर्म 6 में आवेदन कर जुड़वा सकते हैं सूची में नाम।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और तुअर की खरीदी जारी। 1 जुलाई की शाम की स्थिति तक 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा मूंग और 9,600 मीट्रिक टन से ज्यादा हुई उड़द की खरीदी। प्रदेश भर के एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में प्रवेश के लिए 22 जुलाई से होगी ऑनलाइन काउंसलिंग। चिकित्सा विद्यार्थियों को गांव में 1 साल की सेवा का बॉन्ड तोड़ने पर देना होगा 10 लाख रुपए। शासन से मंजूरी मिलने के बाद होगा नियम लागू। वरिष्ठ साहित्यकार श्रीधर पराड़कर का विधानसभा के मानसरोवर सभा कक्ष में हुआ सम्मान समारोह आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने किया शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान। पराड़कर की एक पुस्तक का भी हुआ विमोचन। और राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मेधावी बच्चों का किया सम्मान। वर्ष 2016-17 की विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को दिए पुरस्कार। उज्जवल भविष्य के लिए दी बच्चों को कड़े परिश्रम करने की प्रेरणा। 3:10 खबरों में फिलहाल इतना ही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में वृक्षारोपण के ऐतिहासिक अभियान का हुआ आगाज। नर्मदा कछार के 24 जिलों में लगाए गए 6 करोड़ से ज्यादा पौधे। प्रधानमंत्री ने देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से की अपील, कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई में करें सहयोग। जीएसटी के बाद सीए बिरादरी की भूमिका को बताया अहम। और युद्ध के माहौल में भारत की जनता को सेना की जरूरतों की ओर ध्यान देना जरूरी। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सांसद आर.के. सिंह ने किया आह्वान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये ना सोचो दर्द हमारा कहीं सुना न जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। लाचारों को न्याय मिलेगा, दुखियारों को न्याय मिलेगा, कमजोरों को न्याय मिलेगा, मजलूमों को न्याय मिलेगा। अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, उम्मीदों के इस गुलसितां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। गरीब और कमजोरों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए प्रतिबद्ध विधिक
सेवा प्राधिकरण, नालसा। न्याय सबके लिए। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। बढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। नमस्कार। जनसंवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में बहुत लंबे समय से आईटी इंडस्ट्री काम कर रही है और बहुत लंबे समय से तमाम सारी योजनाएं हमारे यहाँ लागू हुई हैं, लेकिन एक नया स्वप्न है डिजिटल इंडिया का। डिजिटल इंडिया हमारे देश की जनता के लिए, खासकर ग्रामीण जनता के लिए और कॉमन मैन के लिए एक जटिल सवाल है। मुझे ऐसी पीढ़ी के लोगों के लिए भी एक बहुत सारी उत्सुकता का विषय है कि डिजिटल इंडिया होता क्या है, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो जाती हैं। हमारी फोटोग्राफी में भी आजकल डिजिटल हो गया है और हमारे पेंटिंग्स में भी डिजिटल काम होने लगा है। फिल्में तो हो ही गई हैं, म्यूज़िक में बहुत सारा डिजिटल में काम हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संस्तर हैं डिजिटल इंडिया के और बहुत सारी प्रविधियां हैं जो इस तरह की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी यह प्रश्न बुनियादी तौर पर बना रहता है कि डिजिटल इंडिया है क्या, इसका असली स्वप्न क्या है और इसको मूर्त कैसे किया जाएगा। ये बुनियादी सवाल फिर भी लोगों के दिमाग में और जहन में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट हैं बहुत जिम्मेदार पैनलिस्ट हैं और इस विषय के अच्छे जानकार भी हैं। श्रीमती निरूपा जोशी बैंक में बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं और आप वहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी देती रही हैं, डिजिटल संबंध में भी आप क्लासेस लेती रही हैं। और उसके साथ ही बगल में हमारे श्री सुनील जैन साहब हैं, तकनीकी संचालक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के हैं और सौभाग्य से हमारे बीच में आज मौजूद हैं हमें जानकारी देने के लिए। और उन्हीं के साथ श्री बालाजी राव हैं, उप महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। और श्री शैलेंद्र शर्मा जो शासी निकाय के सदस्य हैं, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है भोपाल की, उसके शासकीय निकाय के सदस्य हैं और प्रशिक्षण में काफ़ी आपका योगदान रहा है। तो आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले श्री शैलेंद्र शर्मा साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया से जो मुराद है वो क्या है। हम सुनील जैन साहब से तो पूछेंगे ही, तो आप चूंकि प्राध्यापक भी रहे हैं और इन विषयों के जानकार हैं, तो आप शुरुआत करें कि डिजिटल इंडिया से मुराद क्या है हमारी। बहुत संक्षेप में अगर मैं बताऊं कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है, आपका धन्यवाद करता हूं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम इस दृष्टि से है कि भारत को डिजिटली एम्पावर्ड करने के लिए और एक नॉलेज कैपिटल के रूप में ज्ञान को अपनी ताकत बनाना, एक इकोनॉमिक कैपिटल की जगह जो नॉलेज कैपिटल हमारी है, उस नॉलेज कैपिटल में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में बनाना, ये डिजिटल इंडिया कैंपेन या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जो आत्मा है वो इसमें थी। यहाँ मैं थोड़ा सा आप सब लोग जो यहाँ पर हैं युवा पीढ़ी है, तो एक बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, डिजिटल इंडिया आखिर ये इसकी आवश्यकता क्यों है। अभी तक पूरे विश्व में आप लोग भी जिस बात को समझते होंगे कि संपन्नता और विपन्नता किसी भी व्यक्ति, समाज या देश,
इनको जब आप वर्गीकरण करते हैं तो दो वर्गों में बांटा जाता है, संपन्न और विपन्न, प्रॉस्पर एंड पुअर। आपने भी सुना होगा, जहाँ यूएन की डेफिनेशन हो या कहीं भी हो, या तो संपन्न देश हैं या गरीब देश हैं। व्यक्ति, समाज या देश, इनका वर्गीकरण इन्हीं दो प्रकार से सामान्यतः किया जाता रहा है। ये वर्गीकरण आर्थिक आधार पर, संपन्नता और विपन्नता आर्थिक आधार पर देखी जाती थी, लेकिन अब जो समय है और आने वाला समय है, यहाँ संपन्नता और विपन्नता आर्थिक आधार पर उतना नहीं प्रभावित होगी, बल्कि इस बात पर होगी कि कौन सी सोसाइटी, कौन सा देश, कौन सा व्यक्ति डिजिटली एम्पावर्ड है या नहीं है। इसलिए डिजिटल इंडिया की शुरुआत एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के रूप में की गई है और भारत में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। विस्तार से हम आगे जब पैनल में चर्चा होगी तो आगे से बातचीत मैं जानना चाहता हूं कि जो आपके सामने अभी अवधारणा रखी गई है और खासकर ज्ञान के बारे में कहा गया है, तो जो आलोचना है, जो सबसे बड़ी आलोचना जो इस सेक्टर की है, वो आलोचना ये है कि सूचना ने ज्ञान को स्थानापन्न किया है। तो ज्ञान से आशय क्या है, आप स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं डिजिटल इंडिया को एक और, आपने बड़ा अच्छा इसका एक वो दिया, मैं बताना चाहता था कि इंडिया है, डिजिटल प्रदेश नहीं है, डिजिटल व्यक्ति नहीं है, डिजिटल मंत्रालय नहीं है। तो ये कार्यक्रम जो पूरा है ये काफ़ी बृहद कार्यक्रम है और उसमें भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सभी बैंक, सभी राज्य सरकारें, हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर व्यक्ति के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो, बैंक हो, अकाउंट हो, ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो हर घर घर में इंटरनेट हो। इंटरनेट है तो मतलब वो है, उसको लिटरेसी भी है, उसको कंप्यूटर भी है, उसके पास स्मार्टफोन भी है और उसके पास सारी जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, वो सारी स्मार्टफोन से मिल जाएं। तो ये हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और एक बार फिर जब जिसके पास एक्सेस है तो सभी बराबर हो जाएंगे। सभी जितने भी हमारे लोग हैं, ऊपर के नीचे के, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो पहली चीज़ है कि हम ये है और इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। ये कोई एक व्यक्ति या एक मंत्रालय या एक सरकार नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करना है। सरकार का अपना काम कर रही है, बैंक्स अपना काम कर रहे हैं, कॉलेजेस अपना काम कर रहे हैं, बट व्यक्ति को भी अपनी तरफ से आगे आना होगा। और भाग्य से आप देखेंगे कि आज की डेट में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सभी लोग अपना टीवी देखते हैं स्मार्टफोन पे, तो लोगों को आदत पड़ती जा रही है। तो शुरू में ये सब चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे आप लोग अपने सारे काम स्मार्टफोन से करना शुरू कर दिए हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये जो तमाम सारी बातें अभी कही गई हैं, ये तो एक बड़े स्वप्न हैं जिनकी बात की जा रही है और हम बैंकिंग में, आप ऑडियंस को लोग रोज़ फेस करती रही हैं। बहुत सारा संकट आता है, कई बार हम घंटों बैंक में खड़े रहते हैं कि सर्वर डाउन है। पहले जब हाथ से काम हो जाता तो हमको पैसे मिल जाते थे, अब सर्वर डाउन है तो सुबह से शाम तक खड़े हैं, सर्वर ही डाउन है। अब क्या सर्वर होता है और क्या डाउन होता है समझ में नहीं आता। लेकिन इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये तमाम सारी समस्याएं बैंक वाले लोग कैसे फेस करते हैं, उसे कैसे ठीक करते हैं, ये भी तो आखिरकार डिजिटल जो हमारा प्रोग्रामिंग है उसकी ही प्रॉब्लम है। क्योंकि जो पूरा कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है बैंकों का, तो उस बैंकों के कंप्यूटरीकरण में एक बार अगर सर्वर डाउन होता है तो बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान होता है। तो इससे आप लोग कैसे डील करते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी तो कभी भी बैठ सकती है। आप गाड़ी रोज चलाते हैं, किसी भी दिन पंचर हो सकती है, खराब हो सकती है। इसी तरह से रेलवे में आप जाते हैं, टिकट कराने के लिए लाइन में खड़े हैं, पता चला सर्वर डाउन है। तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसके साथ हमें बहुत पेशेंटली डील करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम स्पेशली जब बैंकर्स के पास कस्टमर्स आते हैं और उनसे ये कहें कि सर्वर डाउन है तो इरिटेट हो जाता है, डेफिनेटली इरिटेट हो जाता है कि समय बर्बाद हो रहा है। तो ये ना समझें कि बैंकर खाली बैठा है, वो भी उतना ही चिंता में है कि आपको कैसे उस डील किया जाए। तो टेक्नोलॉजी में ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही और आती ही रहती हैं, लेकिन इसका परसेंटेज जो शुरू में जब रोल आउट हुआ था सीबीएस, उस समय बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि नया नया था, लोग भी उतने ज़्यादा अकस्टम्ड नहीं थे, कस्टमर्स भी नहीं थे, बैंकर्स खुद भी नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि लिटरेसी बढ़ गई है, कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ गई है और ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई हैं सिस्टम्स, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत
कम हो गई हैं और धीरे धीरे शायद ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अब आप लोगों के सबके पास इंटरनेट एक्सेस होगा, मोबाइल पे भी इंटरनेट एक्सेस होगा, हम और बैंक